हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। बच्चों, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है केमिकल टर्म्स स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट बी। यानी कि हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के वो टर्म्स देखने वाले हैं जो आपके बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। इस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपके क्लास 10th 11th 12th नीट और अदर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हो और एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारा बेस। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस इन एन एक्वस सोल्यूशन। ऐसे बेस को हम बोलेंगे अरीनियस बेस, जो एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस डोनेट करें, प्रोड्यूस करें, उसको हम बोलेंगे अरीनियस बेस। सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन या फिर H पॉजिटिव आयन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं, विच इज़ अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। ऐसा सब्सटेंस दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको हम कहते हैं लीविस बेस। तो ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया। अरीनियस ने बताया कि बेस वो हैं जो एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस डोनेट करते हैं, यानी कि OH नेगेटिव आयंस को में डिसोशिएट हो जाते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने बताया कि बेस वो हैं जो आपके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं किसी अनदर सब्सटेंस से। लीविस ने बताया कि बेस वो सब्सटेंस हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इसमें एग्जांपल्स हो गए आपके NaOH या फिर NH3। सो बेस वो सब्सटेंस होता है बच्चों जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है और अक्सर क्या होता है OH नेगेटिव आयंस को ही प्रोड्यूस करता है। हमने इसमें तीन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए डेफिनेशंस देख लिए। सो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ज़्यादातर अक्सर ये OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है और जो बेसेस हैं वो बिटर टेस्ट होते हैं और स्लिपरी फील इनको टच करने पे आता है। इसमें एग्जांपल्स हो गए हमारे NaOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH3 यानी कि अमोनिया, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब टाइप्स ऑफ बेसिस की बात करें तो बेसिस दो टाइप के हुए, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जैसे कि NaOH, और वीक बेस वो है जो पार्शली डिसोशिएट होते हैं एक्वस सोल्यूशन में, जैसे कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। तो सब बेसिस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल हैं उनको हम एल्कलीज कहते हैं और जो सोल्यूबल नहीं होते हैं तो वो आपके नॉर्मल बेसिस हैं, उनको हम एल्कली नहीं बोलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, सोल्यूशन में एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। इसमें हमने दो टाइप्स देखे, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। और एल्कली क्या होता है बच्चों, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि एल्कली जो है वो वाटर सोल्यूबल बेस आपके होते हैं। So base is a substance that can neutralize an acid and in aqueous solution produces hydroxide ions, which is जो आपकी डेफिनेशन अरीनियस के द्वारा दी गई थी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा कि वो H पॉजिटिव आयंस को डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके किसी दूसरे सब्सटेंस से, और लीविस ने ये बताया कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज बेसिसिटी। It is the number of ionizable यानी कि replaceable hydroxide ions that a base can furnish in aqueous solution। यानी कि बेसिसिटी का मतलब होता है किसी बेस या एसिड की OH नेगेटिव आयंस देने या H पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी, यानी कि वो कितने रिप्लेसेबल OH ग्रुप्स या प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। आई रिपीट, बेसिसिटी का मतलब हुआ कि किसी बेस या एसिड की OH नेगेटिव आयंस देने, या अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस को बेसिसिटी का मतलब हुआ कि किसी बेस या एसिड की OH नेगेटिव आयंस देने या H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी। दैट्स इट। सो आप लोग बेसिसिटी में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव ग्रुप्स काउंट होते हैं। बेसिसिटी का मतलब स्ट्रेंथ नहीं होता है, दोनों का अलग अलग मीनिंग हो गया। ये आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है किसी भी कंपाउंड की बेसिसिटी।
अब एग्जांपल से अगर हम समझें तो जैसे NaOH है तो इसकी बेसिसिटी 1 है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक OH नेगेटिव आयन ये आपका डोनेट कर सकता है। बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तो इसकी बेसिसिटी 2 है क्योंकि इसके पास 2 OH ग्रुप हैं आपके। बात करें AlOH थ्राइस की यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तो इसकी बेसिसिटी 3 है। तो बेसिसिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि किसी बेस की स्ट्रेंथ से इसका मतलब लेना देना नहीं है। स्ट्रेंथ डिपेंड करता है डिसोसिएशन पे कि कौन सा बेस कितना OH नेगेटिव आयंस एक्वस सॉल्यूशन में आपके डिसोशिएट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। सो बेसिसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स पर, इसको आप ध्यान रखिएगा। सो बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप्स के बारे में है। NaOH का देखा हमने बेसिसिटी 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3, और ये आपकी डिफरेंट है। बेसिसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ। सो बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ बेस और द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस अ बेस कैन एक्सेप्ट। नेक्स्ट टर्म है हमारा बफर सोल्यूशन। It is an aqueous solution that resists significant changes in pH upon the addition of small amounts of acid or base or upon dilution. Example है इसमें हमारा जैसे solution of acetic acid या फिर सोडियम एसीटेट, इन दोनों का सोल्यूशन क्या बनाएगा? बफर सोल्यूशन। यानी कि बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो एसिड या बेस ऐड करने पर भी अपना pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखता है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस से बनता है जो कि सॉल्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देख लिया CH3COOH प्लस इसका सॉल्ट हो गया क्या? CH3COONA। ये वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है यानी कि सॉल्ट है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, और ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो यहाँ पे बेस वीक बेस हमारा हो सकता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब इसका प्रिंसिपल, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बफर सोल्यूशन का वो क्या है? तो आपने अगर ऐड किया है एसिड तो बफर न्यूट्रलाइज करेगा यूजिंग बेस कंपोनेंट, और अगर आपने सोल्यूशन में बफर सोल्यूशन में ऐड किया है बेस यानी कि OH नेगेटिव आयंस वाला तो बफर न्यूट्रलाइज करेगा यूजिंग एसिड कंपोनेंट। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इसका इंपॉर्टेंट है, यानी कि ब्लड पीएच को कंट्रोल करना, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज़ है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में इसका इंपॉर्टेंस है। सो बफर सोल्यूशन इज जो है वो आपका क्या है? ये रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज को अगर आप उसमें जो है एसिड या बेस को स्मॉल अमाउंट्स में ऐड करते हैं तो। सो इसमें हम क्या लेंगे? वीक एसिड प्लस बेस प्लस इट्स सॉल्ट। याद रखिएगा बफर सोल्यूशन कैसे बनता है? वीक एसिड और वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट। सो बफर सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और बेस आर एडेड। नेक्स्ट इज बाइनरी सोल्यूशन. It is a solution that contains only two components, one solute and the second is solvent, जैसे कि salt and water. So binary solution एक ऐसा solution होता है जिसमें सिर्फ दो components present होते हैं, एक solute और एक solvent. Solvent जो है जिसमें कि dissolve होता है आपका कोई भी solute particle जो कि मेजर कंपोनेंट है आपका सॉल्वेंट. सोल्यूट की बात करें ये माइनर कंपोनेंट होता है जो कि डिज़ोल्व होता है, और जिसमें डिज़ोल्व होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है. टाइप्स की बात कर लें बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर पे, तो गैस इन लिक्विड यानी कि CO2 इन वाटर जो कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमें देखने को मिलता है जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं. लिक्विड इन लिक्विड यानी कि अल्कोहल इन वाटर. सॉलिड इन लिक्विड यानी कि सॉल्ट इन वाटर. बात करें बाइनरी सोल्यूशन के एग्जांपल्स की, तो NaCl प्लस H2O ये एक बाइनरी सोल्यूशन का एग्जांपल हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. इथेनॉल प्लस वाटर यानी कि अल्कोहल इन वाटर. शुगर प्लस वाटर यानी कि सॉलिड इन वाटर. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सोल्यूशन केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी सोल्यूशन. साथ ही साथ में कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेशंस में भी इसका यूज़ होता है. तो बाइनरी सोल्यूशंस में सिर्फ दो कॉम्पोनेंट्स हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल होते हैं इसमें, और ये आपके सोल्यूशन केमिस्ट्री का क्या है, आधार है, बेसिस है. सो
Binary solution is a solution consisting of two components, one is solute and one is solvent. Next term is boiling point. It is the temperature at which a liquid changes into vapor when its vapor pressure becomes equal to the external atmospheric pressure. यानी कि जैसे एग्जांपल देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट का, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है और लिक्विड रैपिडली वेपर यानी कि गैस में कन्वर्ट होने लगता है. तो लिक्विड का वेपर कन्वर्जन होता है थ्रू आउट द लिक्विड, सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि पूरा जो लिक्विड है वो आपका बॉयल हो जाता है. बॉयल होने के बाद वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है और ये डिपेंड करता है किस पे, आपके प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल हमने क्या देखा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर. अब फैक्टर्स ऐसे क्या क्या हैं जो कि आपके बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि स्ट्रॉन्गर फोर्सेस तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा. प्रेशर, अगर प्रेशर हाई है तो हायर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा. इम्प्योरिटीज़ अगर डिजॉल्व है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा. तो ये आप फैक्टर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इम्प्योरिटीज़, इसको आप ध्यान रखिएगा. सो वेपर प्रेशर सो जो आपका ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका इसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि इसमें जो वेपर प्रेशर है यानी कि जो वाटर बॉयल हो रहा है या जो लिक्विड बॉयल हो रहा है वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड और डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर पे. बॉइलिंग पॉइंट आपका प्रेशर पे डिपेंड करता है. एग्जाम्पल हमने क्या देखा, वाटर का, जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. नेक्स्ट टर्म आता है अब हमारा बॉन्ड एनर्जी, जिसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है. सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड इन अ गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट में एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड का 1 मोल को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल. सो बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, यूजली गैशियस स्टेट में. तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाई बॉन्ड एनर्जी होगा, और अगर वीक बॉन्ड्स हैं तो लो बॉन्ड एनर्जी हमें इसमें मिलेगा. एग्जाम्पल की बात कर लें तो एच बॉन्ड जो होता है वो आपका हाई एनर्जी बॉन्ड होता है. सी सिंगल बॉन्ड आपका लो होता है. फिर उससे थोड़ा हाई होता है सी डबल बॉन्ड सी, और उससे भी ज़्यादा आपका बॉन्ड एनर्जी किस में लगता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में. यानी कि एल्केन्स में की जो बॉन्ड एनर्जी है वो थोड़ी कम, उससे ज़्यादा एल्कीन की और उससे भी ज़्यादा एल्काइन की. सो याद रखिएगा आप लोग बॉन्ड एनर्जी में कि यूनिट क्या इसमें हमने यूज़ की, किलो जूल पर मोल. इसको किलो जूल पर मोल में मेजर किया जाता है. एवरेज वैल्यू होती है, यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये आपकी वेरी कर सकती है, और रिएक्शन एनर्जी कैलकुलेट करने में इसका यूज़ किया जाता है. सो बॉन्ड एनर्जी में हमें एक फॉर्मूला भी देखने को मिलता है दैट इज़ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू बॉन्ड्स ब्रोकन माइनस बॉन्ड्स फॉर्म्ड. सो बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है जो कि बॉन्ड्स को, केमिकल कंपाउंड्स में बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होती हैं. इसका यूनिट है, यानी कि इसको मेजर किया जाता है इन किलो जूल पर मोल. बॉन्ड्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो हाई एनर्जी, बॉन्ड्स अगर वीक है तो लो बॉन्ड एनर्जी उसमें लगेगी. एंड इट इज़ यूज्ड इन एंथैल्पी कैलकुलेशंस. So bond energy is the amount of energy required to break 1 mole of a particular bond in gaseous state. Bond energy के बाद next term है हमारा bond length. So it is the average distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. एक molecule के अंदर जो आपके दो bonded atoms हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड लेंथ एंड इट इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर्स में. सो बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है जब वो केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. सो मेजर किया जाता है ये आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर. इसकी यूनिट्स हमने देख ही ली, एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर, और हर बॉन्ड का स्पेसिफिक बॉन्ड लेंथ होता है.
एग्जाम्पल देखिए तो सी सिंगल बॉन्ड सी जो है ये इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, उससे भी कम किसका होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करें तो सी सिंगल बॉन्ड सी इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, उससे कम सी डबल बॉन्ड सी और उससे भी कम सी ट्रिपल बॉन्ड सी का होता है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इस पॉइंट को बच्चों नोट कीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी कि दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर ही है हमारा, यानी कि हायर बॉन्ड ऑर्डर तो शॉर्टर आपका बॉन्ड होगा। सेकंड हमारा फैक्टर है एटॉमिक साइज, बिगर एटम्स तो लॉन्गर बॉन्ड, जो बड़े बड़े एटम्स हैं उनमें आपका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मोर एस कैरेक्टर शॉर्टर बॉन्ड, अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड कैसा होगा शॉर्ट होगा। सो बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चों, एक एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर्स में, और ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर के। ट्रिपल बॉन्ड जो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसका आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा डबल का यानी कि सी डबल बॉन्ड सी, और उससे भी ज़्यादा होता है सिंगल का यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी का। तो आपके अगर ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट है दो एटम्स के बीच में तो उसका लेंथ क्या होगा, कम होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सो बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। Next term is bond angle. It is the angle formed between two bonds that originate from the same atom in a molecule. एक ही मॉलिक्यूल में जो आपके एटम्स हैं उनके बीच में जो आपके एंगल बनता है, उनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में, तो जो बॉन्ड है वो एक सर्टेन एंगल पे बना हुआ है, उसी एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल्स, और इसी को मेजर करते हैं डिग्रीज में। सो बॉन्ड एंगल दो केमिकल बॉन्ड्स के बीच का एंगल होता है जो कि किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के थ्रू मेजर किया जाता है। तो सेंट्रल एटम इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, मॉलिक्यूल की शेप यानी कि ज्योमेट्री को डिफाइन करता है आपका बॉन्ड एंगल, और इसका यूनिट क्या है, डिग्री। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम H2O में देखें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है आपका 104.5 डिग्री, यानी कि 104.5 डिग्री। बात करें आपकी NH3 की, अमोनिया की, तो यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है 107 डिग्री, यानी कि 107 डिग्री। मीथेन में 109.5 डिग्री, यानी कि 109.5 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल होता है। नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स बॉन्ड एंगल, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं, तो वो है हमारा लोन पेयर्स, यानी कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करते हैं। लोन पेयर अगर हैं आपके प्रेजेंट तो ये बॉन्ड एंगल को डिक्रीज़ करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन दूसरा फैक्टर हुआ, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसमें बॉन्ड एंगल बनेगा आपका 180 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनेगा 120 डिग्री, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ पे एंगल बनेगा आपका 109.5 डिग्री। तो ये अभी तक आपके दो फैक्टर्स थे, एक तो लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, और हाइब्रिडाइजेशन भी आपके बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एंगल पर इफेक्ट डाल सकता है। कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड एंगल जो है बच्चों ये किस पे बेस्ड है, VSEPR थ्योरी पे, इसको हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बॉन्ड एंगल जो है वो एंगल है बिटवीन टू बॉन्ड्स, इसकी यूनिट है डिग्री। लोन पेयर जो है वो एंगल को, बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देते हैं, साथ ही साथ में ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन पे भी। सो बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बच्चों, इट इज़ द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम का पेयर है उनके बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं केमिकल बॉन्ड्स, उसी को हम कहते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि N2 यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N में आपके जो उसका बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ 3, क्योंकि इसमें 3 आपके केमिकल बॉन्ड्स दो नाइट्रोजन एटम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स के बीच
नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उनके बीच कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला भी है, दैट इज NB माइनस Na/2। यहाँ पे NB और Na क्या है, NB इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, इससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। सो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में यानी कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2, N2 का है 3 और H2 का है 1। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हाई होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, बॉन्ड ऑर्डर अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड शॉर्ट होगा, और साथ ही साथ में जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका शॉर्ट होगा, क्योंकि बॉन्ड शॉर्ट है, दो एटम्स के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बना है वो शॉर्ट है, तो उसका लेंथ भी शॉर्ट होगा। सो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। इसका फॉर्मूला क्या था, NB माइनस Na/2, यानी कि ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तब होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी ज़्यादा और लेंथ क्या होगा कम, क्योंकि लेंथ और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इन्वर्स का प्रोपोर्शन है, रिलेशन है, सॉरी। So bond order is the number of chemical bonds between a pair of atoms in a molecule. अब हमारा नेक्स्ट टर्म है दैट इज बीटा पार्टिकल। इट इज़ अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन emitted from a radioactive nucleus during beta decay। यानी कि ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है जो कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से आपके रिलीज होता है जब उसका बीटा डिके हो रहा हो तब। सो बीटा पार्टिकल एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है जो कि रेडियो एक्टिव डिके के दौरान न्यूक्लियस से आपके एमिट होता है। टाइप्स की बात करें तो बीटा माइनस बीटा प्लस, दो टाइप होते हैं बीटा पार्टिकल के। जो बीटा माइनस है वो आपके इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं यानी कि -1 चार्ज होता है, और जो बीटा प्लस है उसमें पॉजिट्रॉन होते हैं यानी कि उसका चार्ज +1 होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो चार्ज इसका -1 यानी कि बीटा नेगेटिव या फिर +1 दैट इज़ बीटा पॉजिटिव। इसका मास बहुत ही कम होता है, इट हैज़ वेरी स्मॉल मास एंड इट हैज़ हायर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल्स। जो अल्फा पार्टिकल है उससे इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है और इसका आयनाइजिंग पावर लेकिन कैसा है, मॉडरेट है। बिहेवियर की बात करें तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। जो बीटा नेगेटिव है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा और जो बीटा पॉजिटिव है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। एग्जांपल जैसे कि कार्बन 14 डिके, ये एक रेडियो एक्टिव है, तो कार्बन 14 डिके जब होगा तो यहाँ पे बीटा नेगेटिव का एमिशन होता है। सो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का एमिशन है। टू टाइप्स हमने देखे, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। इसका पेनिट्रेशन मीडियम है और ये आपके रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में एमिट होता है। सो अ बीटा पार्टिकल इज़ अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। नेक्स्ट टर्म है बच्चों बाल्मर सीरीज। इट इज़ अ सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम that are observed in the visible region when electrons fall from higher energy levels, यानी कि एनर्जी लेवल 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है, टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, यानी कि n = 2 होना चाहिए। तो बाल्मर सीरीज़ हाइड्रोजन एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हाइयर एनर्जी लेवल्स से यानी कि n = 2 लेवल पर आपके आते हैं और विजिबल लाइट एमिट होती है। तो इनिशियल एनर्जी लेवल इसमें हमारा होता है n, मतलब n की वैल्यू जो होती है वो 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो सकती है, लेकिन जो फाइनल एनर्जी लेवल है वो आपका वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। और इसमें आपके लाइंस अपीयर होंगे किसमें, विजिबल रीजन में। इवन इसका एक फॉर्मूला भी है, इट इज़ बेस्ड ऑन बाल्मर सीरीज इज़ बेस्ड ऑन रेडबर्ग इक्वेशन। वो आपका क्या है, रेडबर्ग इक्वेशन जो है दैट इज़ 1/λ = कैपिटल R अंडर ब्रैकेट 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/n²। यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, R क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है और n क्या है, 3, 4, 5। आई रिपीट द फॉर्मूला, 1/λ = R
अंडर ब्रैकेट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके इंपॉर्टेंट लाइंस क्या क्या होते हैं? अगर n 3 से 2 में आ रहा है लाइन अगर, तो रेड लाइट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। ऐसे ही n 4 से 2 होता है, n 5 से 2 आता है आपका। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। ये सपोर्ट करता है बोर्ड्स के मॉडल को, साथ ही साथ में आपके बाल्मर सीरीज़ यूज़ होती है किसमें? स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो बाल्मर सीरीज़ में ट्रांजिशन हमने देखा, ट्रांजिशन टू n = 2 यानी कि सेकेंड शेल में। ये विजिबल रीजन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें हमने रेडबर्ग फॉर्मूला देखा और ये आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ किया जाता है। So Balmer series is the set of spectral lines in the visible region obtained when a electron in a hydrogen atom transitions from a higher energy level to n = 2 यानी कि हायर एनर्जी लेवल यानी कि 3, 4, 5, 6 से आपका सेकेंड एनर्जी लेवल तक आएगा। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन। इट इज़ द रैंडम zigzag मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। वो फ्लूइड हमारा लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू कोलिजन्स विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। यानी कि ब्राउनियन मोशन वो रैंडम zigzag मूवमेंट होता है जिसमें कि टाइनी पार्टिकल्स जैसे कि कोलॉइडल पार्टिकल्स शो करते हैं जब वो फ्लूइड यानी कि लिक्विड गैस में सस्पेंडेड होते हैं। अब इसका कारण क्या है ब्राउनियन मोशन का? तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स पार्टिकल से अनइक्वल कोलिजन करते हैं और रिजल्ट क्या होता है? रैंडम मूवमेंट। एग्जाम्पल देखें तो पॉलन ग्रेन्स का वाटर में मूवमेंट, ये आपका ब्राउनियन मोशन शो करेगा। स्मोक पार्टिकल्स का एयर में रैंडम मोशन होता है तो वो ब्राउनियन मोशन कहलाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ बच्चों कि ये कंफर्म करता है मॉलिक्यूलर मोशन को, सपोर्ट करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को और कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन आपके करने में हेल्पफुल होता है ब्राउनियन मोशन। सो ब्राउनियन मोशन इज़ अ रैंडम zigzag मोशन ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ये हमें कोलॉइड्स में देखने को मिलेगा और ये पार्टिकल के मोशन का प्रूफ आपके देता है। So Brownian motion is the continuous random motion of small particles suspended in a fluid due to collisions with the molecules of the medium. Next term है हमारा Burette test। अब ये Burette test क्या है बच्चों? It is a chemical test used to detect the presence of protein by identifying peptide bonds। प्रोटीन का डिटेक्शन करना पेप्टाइड बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करते हुए, दैट इज कॉल्ड ब्यूरेट टेस्ट, क्योंकि प्रोटीन में ही हमारे प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो ब्यूरेट टेस्ट एक केमिकल टेस्ट है जो कि प्रोटीन्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं यानी कि CONH बॉन्ड्स होते हैं। कॉपर आयन Cu2 पॉजिटिव आयंस जो हैं वो आपके एल्कलाइन मीडियम में ही बॉन्ड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? वायलेट या फिर पर्पल कलर। तो प्रोसीजर क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम सैंपल लेंगे, उसको NaOH के साथ यानी कि एल्कलाइन मीडियम में उसको सैंपल को हम मिक्स कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देन हमें कलर चेंज देखने को मिलेगा। अगर वायलेट या पर्पल कलर है तो प्रोटीन प्रेजेंट है और अगर कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रोटीन एब्सेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि प्रोटीन्स डिटेक्शन में काम आता है इन फूड एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। साथ ही साथ में लैब टेस्टिंग में इसका वाइडली यूज़ किया जाता है। तो उसमें आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ब्यूरेट टेस्ट में यूज़ होता है। सो ब्यूरेट टेस्ट डिटेक्ट करता है प्रोटीन्स को, बेस्ड है आपके पेप्टाइड बॉन्ड्स पे। वायलेट कलर है तो पॉजिटिव टेस्ट है और इसमें हम यूज़ क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट प्लस NaOH। So Burette test is a chemical test which is used to detect the presence of proteins by identifying peptide bonds। बच्चों हमारा अगला टर्म है ब्यूरेट। It is a long graduated glass tube with a tap at the bottom which is used to deliver precise volumes of liquid in experiments like titration। इनकी ब्यूरेट एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होता है जो कि लिक्विड को एक्यूरेटली मेजर और डिस्पेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली टाइट्रेशन जैसे एक्सपेरिमेंट्स में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, साइड पर ग्रेजुएशन मार्किंग्स होती हैं इसमें, बॉटम पर स्टॉप कॉक यानी कि टैप होता है और नैरो टिप होता है फॉर कंट्रोल्ड फ्लो।
फीचर्स की बात करें अगर हम ब्यूरेट की, तो हाई एक्यूरेसी यानी कि यूजली 0.1 ml की एक्यूरेसी हमें देता है। कंट्रोल्ड लिक्विड फ्लो होता है इसमें, और वॉल्यूम रीडिंग टॉप से बॉटम की तरफ इसमें हमें देखने को मिलती है। इसका यूज़ क्या है? टाइट्रेशन में यानी कि एसिड बेस्ड रिएक्शंस में, केमिकल एनालिसिस में इसका यूज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में प्रिसाइज वॉल्यूम मेजरमेंट्स में हम ब्यूरेट का यूज़ देखने को मिलता है। इसकी वर्किंग की बात कर लें तो लिक्विड फिल करते हैं ब्यूरेट में, टैप खोलकर ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड को रिलीज़ करते हैं और एंड पॉइंट पर वॉल्यूम नोट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्यूरेट जो है बच्चों ये यूज़ होता है टाइट्रेशन में। इट हैज़ अ स्टॉप कॉक फॉर कंट्रोल। इसमें हाई प्रिसिशन मेजरमेंट हमें देखने को मिलेगा, और ये आपका एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होता है। सो a burette is a long graduated glass tube with a tap at the bottom which is used to deliver precise volumes of liquid in laboratory experiments. Next is Bronsted-Lowry theory. It defines acids as proton donors and bases as proton acceptors. हमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चों स्टार्टिंग में पढ़ा था इस वीडियो में, कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या बताया था कि जो आपका एसिड है वो प्रोटोन डोनर होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस आपका प्रोटोन एक्सेप्टर होता है। जैसे कि एग्जांपल देखें हम यहाँ पे, तो HCl एक एसिड है विच डोनेट्स H पॉजिटिव आयंस, और NH3 एक बेस है जो कि एक्सेप्ट कर लेगा H पॉजिटिव आयन और बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस को प्रोटोन यानी कि H पॉजिटिव आयंस ट्रांसफ़र के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। अब एसिड की बात हमने की, तो एसिड एसिड जो है वो प्रोटोन को डोनेट करता है और बेस प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। तो रिएक्शन में प्रोटोन ट्रांसफ़र होता है बेसिकली आपका। एग्जाम्पल जैसे कि HCl प्लस H2O, यहाँ पे हमारा बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि HCl एसिड है उसने प्रोटोन डोनेट कर दिया, और H2O यहाँ पे बेस है जिसने कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके कॉन्जुगेट पेयर्स की बात करें तो एसिड H पॉजिटिव लूज करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और बेस H पॉजिटिव गेन करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। एग्जाम्पल जैसे कि HCl या Cl नेगेटिव है तो ये कॉन्जुगेट पेयर हुए, H2O इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा H3O पॉजिटिव। सो आपका ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है इसमें क्या बताया गया कि एसिड एक प्रोटोन डोनर है, बेस एक प्रोटोन एक्सेप्टर है। इसमें हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स देखे, और इसमें बेसिकली प्रोटोन का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि प्रोटोन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट इसमें आपके यूज़ है। So according to Bronsted-Lowry theory, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. Next term is bakelite. It is a thermosetting plastic formed by the condensation of phenol and formaldehyde. यानी कि एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आपका हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक है जो कि आपके फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से बना है। सो बेकेलाइट एक सिंथेटिक पॉलीमर है, प्लास्टिक है जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से बनता है। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। कॉम्पोजिशन की हमने बात कर ही ली, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, एंड दे फॉर्म्स अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हार्ड और रिजिड होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, और नॉन मेल्टिंग होते हैं। वंस सेट दे कैन नॉट बी रीशेप्ड। एक बार आप इनकी सेटिंग कर दीजिए फिर इनको आप दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। टाइप की बात करें तो ये आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी कि हीट देने पर परमानेंटली सेट हो जाता है। उसका यूजेस कहाँ हमें देखने को मिलेगा? इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो हैं वो आपके थर्मोसेटिंग हैं या थर्मोसेटिंग यानी कि बेकेलाइट के बने हुए हैं। प्लग बोर्ड्स जो होते हैं हमारे घरों में या फिर ऑफिसेज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में। टेलीफोन केसिंग्स जो होते हैं वो आपके बेकेलाइट के बने होते हैं, और किचन वेयर हैंडल्स जो होते हैं वो भी आपके बेकेलाइट के बने होते हैं। तो ये एक तरीके से एक पॉलीमर है। सो बेकेलाइट फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कॉम्बिनेशन से बना है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बना है, और ये आपका हीट रेजिस्टेंट प्लस इंसुलेटिंग होता है। So bakelite is a thermosetting polymer formed by the condensation of phenol and formaldehyde. Next term is bleaching powder. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों? CaOCl2. It is a chemical compound which is used as a bleaching and disinfecting agent. इसको ब्लीच और डिसइंफेक्शन में आपके यूज़ किया जाता है।
सो ब्लीचिंग पाउडर एक केमिकल कंपाउंड है जो कि मेनली डिसइंफेक्टेंट और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है। केमिकल फॉर्मूला हमने देख ही लिया, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेक्ड लाइम, यानी कि स्लेक लाइम क्या होता है बच्चों, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ड्राई स्लेक लाइम पे जब क्लोरीन गैस को पास किया जाएगा तो ये हमारा बनाएगा CaOCl2 प्लस H2O। और प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होगी फिर ब्लीचिंग पाउडर की, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक वाइट पाउडर है विद क्लोरीन स्मेल, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये रिलीज़ करता है क्लोरीन गैस इन मॉइस्ट एयर। यूजेस क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर के, तो ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है, ब्लीचिंग कॉटन में, लिनन में या पेपर में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी तौर पे भी यूज़ किया जाता है इन केमिकल रिएक्शंस। इसका एक्शन ये कैसे काम करता है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन रिलीज़ करता है और वही क्लोरीन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला है CaOCl2 एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय passing chlorine gas over the dry slake lime that is CaOH whole twice plus Cl2, इससे बनता है हमारा CaOCl2। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्शन और ये आपके रिलीज़ करता है क्या, क्लोरीन गैस। सो ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम यूज्ड फॉर ब्लीचिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, केमिकली नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट टर्म इज बेकिंग सोडा। It is a white crystalline compound known as sodium hydrogen carbonate, फॉर्मूला है NaHCO3 and used in cooking यानी कि बेकरी में यूज़ होता है and as a mild base। तो बेकिंग सोडा बच्चों एक कॉमन केमिकल कंपाउंड है जो कि कुकिंग और केमिस्ट्री दोनों में यूज़ होता है। इसका केमिकल नाम है सोडियम आपका क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है NaHCO3 एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें क्या कैसे होता है इसको हम जानते हैं। NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 विल गिव्स NaHCO3 एज अ प्रेसिपिटेट प्लस NH4Cl भी हमारा इसमें बनेगा। तो सॉल्वे प्रोसेस की रिएक्शन को आप लोग ध्यान रखिएगा, NaCl NH3 H2O प्लस CO2, ये चार चीज़ें हैं जब हमने ये चार रिएक्टेंट्स जब हमने लिए तब हमारा बनता है NaHCO3 प्लस NH4 साथ में बनेगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है बेकिंग सोडा की, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, माइल्ड बेस है यानी कि एल्कलाइन इन नेचर है, हीट देने पर डिकम्पोज होता है। तो अगर रिएक्शन क्या करेगा ये हीटिंग पे, तो जब आप NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और यही CO2 गैस रिलीज़ होती है जो कि आपके बेकरी में यूज़ होती है ताकि जो आपके ब्रेड हैं वो फ्लफ़ी बनते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ हुआ, बेकिंग में यानी कि केक्स और ब्रेड बनाने में, जो कि CO2 से सॉफ्ट, CO2 के जब रिलीज़ होता है तो उससे इसका टेक्सचर आपका सॉफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ में बेकिंग सोडा एज ए एंटासिड भी यूज़ होता है एसिडिटी से रिलीफ देने के लिए, और ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। सो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ NaHCO3, ये एक माइल्ड बेस है, ये रिलीज़ करता है CO2 को ऑन हीटिंग और ये आपके बेकिंग और मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। सो बेकिंग सोडा इज़ अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अ माइल्ड एल्कलाइन कंपाउंड विच इज़ यूज इन बेकिंग एंड मेडिसिन। नेक्स्ट हम आता है बच्चों हमारा बॉक्साइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3.2H2। ये .2H2 यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सो इट इज़ द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम कंसिस्टिंग मेनली ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, यानी कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आपका एक ओर है। सो बॉक्साइट एक इम्पॉर्टेंट ओर है किसका, एल्यूमिनियम का, जिससे एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या हुआ, मेनली इट कंटेन्स Al2O3.XH2O यानी कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होगा इसमें। साथ ही साथ में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड और सिलिका। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें बॉक्साइट की, तो ये अर्थ में होता है, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है, ब्राउन रेडिश या येलो कलर का होता है, सॉफ्ट और पोरस भी होता है। इसके एक्सट्रैक्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है आपका ये
बॉक्साइट ओर। पहले प्यूरिफिकेशन किया जाएगा बाय बेयर प्रोसेस, फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा। तो इसका यूज़ क्या है बॉक्साइट का? ये एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में यूज़ होता है, एज ए एब्रेसिव यूज़ होता है, रिफ्रैक्ट्रीज में आपका यूज़ होता है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एल्यूमिनियम का बॉक्साइट एक ओर है, चीफ ओर है, मेन ओर है। ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इनकी Al2O3.2H2O, और ये आपके एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है। सो बॉक्साइट is the chief ore of aluminium consisting mainly of hydrated aluminium oxides. Next term हमारे सामने आ रहा है, that is blast furnace. It is a large industrial furnace used for extraction of iron from its ore by heating with coke and limestone in the presence of hot air. यानी कि ब्लास्ट फर्नेस एक इंडस्ट्रियल फर्नेस है बच्चों, जो कि आयरन ओर से आयरन, मेनली पिग आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रॉ मटेरियल्स क्या हुए इसमें? आयरन ओर। ब्लास्ट फर्नेस में जो हम रॉ मटेरियल्स लेंगे आयरन ओर यानी कि Fe2O3, कोक लेंगे दैट इज सी, जो कि आपके फ्यूल एज अ फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 जो कि आपके फ्लक्स का काम करता है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ब्लास्ट फर्नेस का? तो हॉट एयर यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में ब्लो किया जाता है, कोक बर्न होकर CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ओर को रिड्यूस करता है और हमें मिलता है आयरन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या इसमें देखने को मिलेंगे बच्चों? सबसे पहला रिएक्शन देखने को मिलेगा दैट इज C+O2 बनेगा CO2, देन CO2 प्लस कार्बन बनेगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर आपका Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिलके बनाएंगे Fe यानी कि आयरन, और आपका CO2 रिलीज होगा। अब लाइमस्टोन का क्या रोल है? तो लाइमस्टोन जो है यानी कि CaCO3 वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज़ करेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2 मिलके बनाएंगे हमारे CaSiO2 विच इज़ नोन एज स्लैग। और स्लैग क्या है? ये इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने का काम करेगा। तो बेसिकली लाइमस्टोन स्लैग बना रहा है, दैट इज़ कैल्शियम CaSiO3 बनेगा, नॉट O2, और ये जो है आपका कहलाता है स्लैग, और यही स्लैग आपकी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने का ब्लास्ट फर्नेस में काम करता है। तो अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे हमें? तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे मोल्टन आयरन विच इज़ नोन एज पिग आयरन, स्लैग मिलेगा जो कि वेस्ट होगा, और गैसेस मिलेंगे जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ होता है फॉर आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए। इसमें रॉ मटेरियल्स हमने देख लिया, ओर होगा आयरन का, कोक होगा और लाइमस्टोन होगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और स्लैग रिमूव क्या करता है बच्चों? इम्प्योरिटीज़। सो ब्लास्ट फर्नेस जो है वो एक टॉल वर्टिकल फर्नेस होता है विच इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर बाय रिडक्शन विद कोक एंड हॉट एयर ब्लास्ट। बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्म देखने वाले हैं बियर्स रिएजेंट। अभी बियर्स रिएजेंट क्या है? इट इज़ अ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट का कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन होता है विच इज़ यूज टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन तो प्रेजेंट नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए बियर्स रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं। सो बियर्स रिएजेंट एक कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, जो कि अनसैचुरेशन यानी कि डबल ट्रिपल बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कॉम्पोजिशन क्या है इसका बियर्स रिएजेंट का? तो इसमें होते हैं हमारे पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4, और डाइल्यूट एंड एल्कलाइन मीडियम होता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? बियर्स रिएजेंट का किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि एल्कीन्स एल्काइंस KMnO4 को रिड्यूस कर देते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एल्कीन्स और एल्काइंस प्रेजेंट हैं, सॉरी नॉट एल्केन्स, तो ये KMnO4 को रिड्यूस कर देंगे, तो इससे हमें पर्पल कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है और ब्राउन प्रेसिपिटेट MnO2 का फॉर्म हो जाता है। तो याद रखिएगा बियर्स रिएजेंट जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि एल्कीन्स या एल्काइंस को, जो एल्काइंस होते हैं ये KMnO4 को रिड्यूस कर देते हैं, और जो पर्पल कलर था सोल्यूशन का वो डिसअपियर हो जाता है और ब्राउन प्रेसिपिटेट MnO2 का फॉर्म हो जाता है।
तो टेस्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि जो पर्पल कलर डिसअपियर हुआ है इसका मतलब अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, और ब्राउन पीपीटी बना है MnO2 का, मैंगनीज डाइऑक्साइड का, तो इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव होगा। रिएक्शन अगर हम देखें तो एल्कीन प्लस KMnO4 ये बनाएगा हमारा ग्लाइकॉल यानी कि विसिनल डायोल बनाएगा प्लस MnO2। सो बियर्स रिएजेंट जो है वो डिटेक्ट करता है किसको, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। आपके इसमें हम KMnO4 का सोल्यूशन है ये आपका, इसमें पर्पल कलर जो होगा KMnO4 सोल्यूशन का वो कलरलेस हो जाएगा और ब्राउन पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, तो ये आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएगा। सो बियर्स रिएजेंट is a cold dilute alkaline solution of potassium permanganate which is used to test for unsaturation in organic compounds. Next term है बच्चों Buckminster fullerene. It is an allotrope of carbon consisting of 60 carbon atoms arranged in a spherical structure resembling a football, also called C60 or fullerenes. यानी कि बकमिंस्टर फुलरेन एक स्पेशल एलोट्रॉप है कार्बन का जिसका स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसा होता है, इसलिए इसे बकी बॉल भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फॉर्मूला हुआ C60 यानी कि 60 कार्बन एटम्स होंगे, शेप इसका स्फेरिकल होता है फुटबॉल के जैसा, एंड इट कंपोज्ड ऑफ 12 पेंटागन्स प्लस 20 हेक्सागन्स। बकमिंस्टर फुलरेन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ये इनसोल्युबल है वाटर में बट सोल्युबल है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। साथ ही साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हॉलो है। इसको डिस्कवर किया गया था इन 1985 एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। सो ये आपका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी में, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे और सुपर कंडक्टर्स के तौर पे। सो बकमिंस्टर फुलरेन एक एलोट्रॉप है कार्बन का, इसका फॉर्मूला है C60, इट इज़ अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये कंटेन करता है आपका क्या, पेंटागन और हेक्सागन। पेंटागन कितने 12 और हेक्सागन कितने 20। सो बकमिंस्टर फुलरेन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ 60 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स। नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका हीट ऑफ कंबशन मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है क्या, बॉम्ब कैलोरी मीटर। और ये आपका मेजर करता है हीट ऑफ कंबशन यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल्स इंक्लूडिंग फ्यूल्स, food and chemical materials. Next term is Boyle's law. Boyle's law states that for a fixed amount of gas at constant temperature, the pressure is inversely proportional to its volume. यानी कि Boyle's law ये कहता है कि कोई गैस है, उसका अमाउंट फिक्स है और वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो उसके अंदर प्रेशर जो होगा उस गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस वॉल्यूम के। तो बॉयल्स लॉ एक इंपॉर्टेंट गैस लॉ है बच्चों जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन को बताता है। कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में, इन्वर्स का रिलेशन है। सो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V यानी कि PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप P और V के बीच में, यानी कि अगर आप ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V में तो ये हाइपरबोला कर्व बनेगा, लेकिन अगर आप ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस 1/V में तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। इस ग्राफ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से अगर आप लोग समझें तो सिरिंज को अगर हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करने पर वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। सो बॉयल्स लॉ बच्चों, इसमें हमने देखा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ईच अदर। टेम्परेचर लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए और दोनों के बीच में हमेशा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, इन्वर्स। सो बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे सामने बॉयल्स टेम्परेचर।
It is the temperature at which a real gas behaves like an ideal gas over a wide range of pressures. बॉयल टेम्परेचर बच्चों ये कहता है कि ये वो टेम्परेचर है जब रियल गैस बिहेव कैसा करने लग जाए, आइडियल गैस के तरह ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। यानी कि बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर रियल गैस कुछ प्रेशर रेंज में बॉयल्स लॉ को परफेक्टली फॉलो करती है। तो इस टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं बॉयल्स टेम्परेचर पे, और गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा हो जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं हमारे कि बॉयल टेम्परेचर को इन्वर्जन टेम्परेचर भी कहा जाता है। कुछ कॉन्टेक्स्ट में हर गैस का अपना स्पेसिफिक बॉयल्स टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर अगर इसका हम ग्राफिकल मीनिंग समझें तो बॉयल टेम्परेचर पर Z जो है यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो कितना हो जाएगा, नियरली 1 हो जाएगा। तो P वर्सेस V ग्राफ जो है उसमें आइडियल गैस के क्लोज होता है आपका क्या, बॉयल टेम्परेचर। सो इसमें हमने क्या देखा कि रियल गैस की तरफ बॉयल टेम्परेचर पे रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, और ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन गैस बिहेवियर स्टडी। तो अब ये आपका आइडियल गैस क्या है बच्चों, आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होता है जिसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और वो ओबे करते हैं गैस लॉज को परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस। जितने भी गैस लॉज हैं आपके उन सभी को परफेक्टली ये आपके ओबे करते हैं। तो इसमें हमें जो आपका एक फॉर्मूला आता है आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, इसको हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बॉयल टेम्परेचर is the temperature at which a real gas obeys Boyle's law over a considerable range of pressure. Next is Brown ring test. It is a qualitative chemical test which is used to detect the presence of nitrate ions in a solution. ये केमिकल टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस इन अ सोल्यूशन। सो ब्राउन रिंग टेस्ट एक क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट है जो कि नाइट्रेट आयंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो सैम्पल सोल्यूशन में फ्रेश FeSO4 ऐड करते हैं, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, और फिर केयरफुली साइड से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम ऐड करते हैं लेयर फॉर्म में, और कोशिश करेंगे कि 2 लेयर बने। फिर हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कि जंक्शन पर ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, यानी कि नाइट्रेट प्रेजेंट है। अब प्रिंसिपल क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट का, तो नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड Fe2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यही कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग देता है। तो रिएक्शन क्या इसमें हमें देखने को मिलेगा, NO3 नेगेटिव विल आपका रिड्यूस टू NO, और NO जो है वो Fe2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके देगा क्या, ब्राउन कॉम्प्लेक्स। सो ब्राउन रिंग डिटेक्ट करता है नाइट्रेट आयन को। ब्राउन रिंग टेस्ट इसमें यूज़ होता है FeSO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ब्राउन रिंग बनता है जंक्शन पे एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो ब्राउन रिंग टेस्ट इज अ केमिकल टेस्ट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट nitrate ions by the formation of a brown colored ring at the junction of 2 layers. Next term is binding energy. It is the minimum energy required to disassemble a bound system such as an atomic nucleus, atom or molecule into its separate individual constituents. यानी कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी सिस्टम को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि न्यूक्लियस को उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में सेपरेट करने के लिए। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, सेम एनर्जी न्यूक्लियस बनने पर भी रिलीज होती है एंड इट इज़ मेजर्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो की कॉन्सेप्ट्स इसमें क्या क्या है बाइंडिंग एनर्जी के, कि मोर बाइंडिंग एनर्जी मतलब मोर स्टेबल न्यूक्लियस, और लेस बाइंडिंग एनर्जी मतलब लेस स्टेबल न्यूक्लियस। इट इज़ बेस्ड ऑन मास डिफेक्ट, यानी कि कौन सा फॉर्मूला पे ये आपके बेस्ड है, E = mc²। एग्जाम्पल देखें तो हीलियम का न्यूक्लियस है, इसकी हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। सो बाइंडिंग एनर्जी बच्चों वो एनर्जी है द एनर्जी विच इज़ यूज टू ब्रेक न्यूक्लियस, यूनिट है इसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी,
and it is based on E is equals to mc square. So binding energy is the energy required to separate a system into its individual components, especially to break a nucleus into protons and neutrons. नेक्स्ट आता है हमारे सामने बोर्स मॉडल, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल. अब ये क्या है? इट इज़ एन एटॉमिक मॉडल which states that electrons revolve around the nucleus in fixed circular orbits, जिसको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, without losing energy. यानी कि बोर मॉडल एटम का एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है जो नील बोर्स ने प्रपोज किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी कि एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. अब उनके की पॉस्टुलेट्स क्या थे? की पॉस्टुलेट्स थे कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट्स यानी कि शेल में मूव करते हैं, हर ऑर्बिट की डेफिनेट एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज तब करता है जब एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहते वक्त एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है. तो एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, जैसे कि K11 शेल्स होते हैं. एनर्जी इंक्रीज़ होती है जैसे आपके n इंक्रीज़ होगा, यानी कि नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही एनर्जी भी शेल की बढ़ती चली जाती है. अगर हम स्पेक्ट्रल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो एनर्जी को एमिट करेगा, या फिर एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन, ये आपका जो है बोर्स मॉडल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस भी एक्सप्लेन करता है, जो कि जैसे कि एग्जांपल हो गया बाल्मर सीरीज़ जो अभी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है इसमें फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं शेल के, इसमें कोई रेडिएशन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते वक्त कोई रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं. एनर्जी एमिटेड या एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन लो टू हाई या हाई टू लो शेल, और ये आपके एक्सप्लेन करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. सो बोर्स मॉडल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड circular orbits with definite energy without radiating energy. हमारे इस वीडियो का लास्ट टर्म है bidentate ligand. It is a ligand that has two donor atoms and can form two coordinate bonds with a central metal ion. जैसे एग्जांपल हो गया इथाइलिन डायमीन. यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ दो डोनर एटम के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं. बाई का मतलब ही हो गया दो, और एक लिगेंड होता है, इनकी दो बॉन्डिंग साइट होंगे लिगेंड के, डोनर एटम जिसको हम बोलेंगे. तो ये आपके फॉर्म करते हैं चीलेट रिंग विद मेटल. एग्जांपल हो गया आपका इथाइलिन डायमीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CH2CH2NH2, या फिर ऑक्सिलेट आयंस भी इसके एग्जांपल में आ सकते हैं बच्चों. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बाइडेंटेट लिगेंड की? तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं विद मेटल आयन, ये फॉर्म करते हैं स्टेबल चीलेट कॉम्प्लेक्सेस, और चिलेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है स्टेबिलिटी के साथ, यानी कि चिलेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होगी. अब चिलेशन क्या है? तो बाइडेंटेट लिगेंड मेटल के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और इससे कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल बनता है, इसी को हम कहते हैं चिलेशन. तो दो बाइडेंटेट लिगेंड मतलब दो डोनर एटम्स फॉर्म होंगे, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. इसमें आपके एग्जाम्पल हमने देखा इथाइलिन डायमीन, और ये आपके फॉर्म करते हैं क्या? स्टेबल चीलेट्स. तो स्टूडेंट्स ये था केमिकल टर्म स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट बी, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल साइंस क्वेस्ट विद NKT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, दैट इज़ C. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस क्वेस्ट विद NKT. थैंक यू सो मच.